स्कूल से लौटकर थोड़ी देर के लिए सोने के लिए लेट गई थी। जब वो सोकर उठी तो अपनी माँ को ढूंढते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन उसे ना तो उसकी मम्मी कहीं पर नज़र आ रही थी और ना ही पापा। लेकिन तभी उसे उसकी छोटी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि हो सकता है शायद उसके मम्मी पापा उसकी छोटी बहन के साथ ही उसके कमरे में बैठे हों, इसीलिए वो उसी तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ उसकी 13 साल की बहन एक 30 साल के आदमी के साथ। यह सब उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी उसकी बहन कर सकती है, वह भी इस उम्र में। और वह आदमी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस सब की कितनी ललक हो। उसकी बहन को उस सब से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी जो आवाज़ थी उन्हें सुनकर साफ पता चल रहा था वो वह सब बहुत ज़्यादा देर नहीं देख पाई और घबरा कर वापस अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उसके दिमाग में हजारों सवाल आने लगे कि उसकी बहन घर में ही यह सब कुछ कर रही है और उसके मम्मी पापा आखिर एकदम से कहाँ चले गए। उसकी बहन तो अभी कितनी छोटी है, क्या इस सब के बारे में उसके मम्मी पापा को पता है? और अगर नहीं पता और उन्होंने उसे इस तरह से देख लिया तो अब ना जाने क्या होगा। उसकी तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बुरी तरह से डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठ गई। उसके दिमाग में उसकी अब तक की पूरी जिंदगी एक तरफ से रिमाइंड होकर चलने लगी। उसका नाम कोमल है। उसने जब से होश संभाला खुद को अपनी नानी के साथ ही पाया था। उसकी नानी का कहना था कि उसके मम्मी पापा जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पढ़ने लिखने की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इस वजह से वह उसे अपने साथ रख रही हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाए। लेकिन जब वो स्कूल जाती तो वो देखती कि कई बार उसके क्लास के बच्चों से उनके मम्मी पापा मिलने आया करते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सभी बच्चों के माँ बाप आते थे, जबकि उसकी तरफ से उसकी नानी जाती थी। कुछ बच्चों के पापा उन्हें सुबह स्कूल छोड़ने आते और लेकर जाते। उसका भी मन करता कि उसे भी पापा लेने आए। उसने कई बार नानी से कहा कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में भी मम्मी पापा के पास क्यों नहीं जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह मम्मी पापा रहते हैं जो हम वहाँ नहीं जाते। इस पर नानी कहती कि तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास घुमाने लेकर जाऊंगी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो उसके मन में और भी ढेर सारे सवाल आने लगे, क्योंकि कई कई साल बीत जाते थे लेकिन उसके मम्मी पापा उससे मिलने भी नहीं आते थे। और अगर कुछ सालों बाद भी वह उससे मिलने आते तो सिर्फ उसकी माँ ही उससे मिलने आती थी, पापा उनके साथ में नहीं होते थे। लेकिन उसने हमेशा से यह नोटिस किया था कि जब भी उसकी माँ उससे मिलने आती तो नानी उनसे कुछ खास बातचीत नहीं करती थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह उसकी मम्मी से नाराज हैं। कोमल मम्मी से हमेशा कहती कि अब आप आई हो तो अब मुझे छोड़कर जल्दी मत जाना, अब आप मेरे साथ कुछ दिन तो यहाँ रहिए। लेकिन उसकी मम्मी उसके साथ मुश्किल से एक हफ्ते ही रहती और कहती कि वह काम करती हैं जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका काम छूट जाएगा। उनके जाने पर वो बहुत रोती थी, लेकिन किसी का भी दिल उसके आंसुओं से नहीं पसीजता था। हाँ, बस इतना था कि नानी को उसे रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता था। वह उसे तसल्ली देती रहती थी कि कोमल तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, जब तू बड़ी हो जाएगी तो फिर तू अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहना। वो नानी से अक्सर कहती कि आखिर मुझे अब और कितना बड़ा होना होगा जो मैं अपनी मम्मी पापा के पास रह सकूं। लेकिन इस बात का कोई खास ठीक जवाब उसे नानी की तरफ से नहीं मिलता। उसके साल दर साल इसी तरह से बीतते रहे और वो धीरे धीरे 15 साल की हो गई। इधर वो 11वीं कक्षा में आ गई थी और उधर नानी ने अपने ही एक पहचान के अंकल से उसके लिए 12वीं के बाद की आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में उसे भेजने का इंतजाम करवा दिया था। उनका कहना था कि 12वीं के बाद वो दूसरे
दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चली जाएगी और वहाँ पर हॉस्टल में ही रहेगी। इस पर उसने नानी से कहा भी कि आपने तो कहा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, समझदार हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही जाकर रहूंगी, लेकिन आप तो मुझे दूसरे शहर भेजने की तैयारी कर रही हैं। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस पर नानी ने कहा कि मैं तेरा भला ही चाहती हूँ कोमल, यह बात तुझे अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तू और बड़ी हो जाएगी तब तुझे समझ आ जाएगा कि तेरी नानी तेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। उसने नानी से कहा कि पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि आपको मेरे पापा पसंद नहीं हैं, बस इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। इस बात पर नानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसने उस दिन अपनी नानी का दिल दुखाया था। इस बात का उसे खुद भी अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, लेकिन फिर अगले दिन जो होने वाला था वह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन उसे पता चला कि उसकी नानी उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उसके लिए यह सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। नानी के जाने के बाद उसके मम्मी पापा उसे अपने साथ अपने घर ले आए। जब वो अपने माँ बाप के घर आई तो यहाँ ना जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी जिनसे वो हैरान थी, क्योंकि यहाँ आने पर उसे पता चला कि उसके माँ बाप का घर तो नानी के घर से कोई खास दूर नहीं था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नानी उसे हमेशा से अपने साथ ही रख रही थी, और उन्होंने उससे झूठ क्यों कहा था कि उसके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, जबकि यहाँ से तो ना तो नानी का घर दूर है और यहाँ तक कि वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वह भी बहुत करीब था। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप के घर के आसपास का जो माहौल था वह भी बड़ा ही अजीब लगता था। आसपास के लोग ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे से बहुत ही मनमुटाव रखते हों। जब सबसे पहले वो अपने घर में अंदर जाने वाली थी तो उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस की। उसने एक प्लास्टिक की गुड़िया को अपने घर के मेन गेट पर लटके हुए देखा। उसे यह बात समझ नहीं आई कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्यों कर रखा है। उसने जब यह बात अपनी मम्मी से पूछी तो वह कहने लगी कि इससे घर में बरकत होती है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। यह बात तो उसने जीवन में पहली बार ही सुनी थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके मोहल्ले के आसपास के सिर्फ 3 ही घर ऐसे थे जिनमें बाहर गुड़ियाँ लटकी हुई थीं। बाकी घरों में कहीं पर भी कोई गुड़िया नहीं थी। घर लौटने के बाद उसने जीवन में पहली बार अपनी छोटी बहन को देखा। उसे तो अब तक पता ही नहीं था कि उसकी कोई छोटी बहन भी है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। वह भी उससे मिलकर बहुत खुश हो गई थी। उसका नाम रिंकी था। उसकी माँ ने घर में उसे एक अलग से कमरा दिया था। उस कमरे में ऐसी खिड़की लगी हुई थी जिसमें अंदर से तो बाहर का दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और अक्सर शाम होते ही उसकी माँ उसे घर से बाहर कभी भी नहीं निकलने देती थी। उनकी यह उसे सख्त हिदायत थी कि शाम होते ही वो घर के बाहर एक भी कदम नहीं निकालेगी, लेकिन उसे बाहर की चीज़ें बहुत ही अजीब लगती थीं। कई बार शाम से लेकर रात तक उस घर के बाहर पूरे मोहल्ले में ढेर सारे लोगों की भीड़ नज़र आती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर यहाँ पर शाम होते ही इतने सारे लोग क्यों आ जाते हैं, जबकि सुबह तक यह सब लोग कहाँ चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि शायद उसके घर के बाहर के इलाके में कोई सिनेमा हॉल है। शायद यह लोग सिनेमा देखने के लिए आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। अब वो अपने वर्तमान में लौट आई थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसे सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में यह सब क्या हो रहा है। खैर, जब शाम हुई तो उसके मम्मी पापा कहीं से वापस लौट आए। उसने सोचा कि वो उन्हें इस बारे में बताए, लेकिन उनसे कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो इस बारे में अभी फ़िलहाल उनसे कुछ भी नहीं कहेगी, बल्कि अपनी छोटी बहन को समझाएगी कि वह जो भी कर रही है वह सही नहीं है। उसकी हरकतें तो उसे यहाँ आने के
बाद पहले दिन से ही ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे वो जबरदस्ती अपने साथ स्कूल लेकर जाती थी, जबकि उसे इस समय बस ढेर सारा मेकअप करने में ही मजा आता था। वो उसे कई बार समझाती थी कि अभी तुम्हारी उम्र मेकअप करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है, लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाती थी कि उसकी इस बात पर उसकी माँ उसे डांटने लगती थी और कहती थी कि वह जैसे रहना चाहती है उसे वैसे रहने दो। अगर वह नहीं पढ़ना चाहती तो क्या ज़रूरत है उसे पढ़ाई लिखाई की। उसे मेकअप करना पसंद है तो उसे सजने संवरने दिया करो। वो यही सोचती थी कि उसकी माँ उसे तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहती है, लेकिन छोटी बहन से इस सब के बारे में क्यों कुछ नहीं कहती। बस इसीलिए उसकी बहन स्कूल ही नहीं जाती थी। रात हुई तो वो अपनी बहन को समझाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसकी बहन के साथ एक आदमी को उसके कमरे में खुद ही भेज रहे थे। यह सब देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। इसका मतलब इस सब के बारे में उसके मम्मी पापा को पहले से ही पता था, लेकिन आखिर वह उसकी छोटी बहन के साथ यह सब क्यों कर रहे थे। उसे अब इस घर में जो भी हो रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद ऐसा कोई राज इस सब के पीछे है जो बहुत ही भयानक है, और शायद इस राज की वजह से ही उसकी नानी ने उसे आज तक कभी भी उसके मम्मी पापा के साथ रहने के लिए यहाँ नहीं भेजा था। जिस दिन उसके स्कूल की छुट्टी थी उसने देखा कि उसके सामने वाले घर में एक 12 साल की लड़की गुमसुम सी घर के बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसका उससे बात करने का मन हुआ, इसीलिए वो तुरंत ही उससे मिलने चली गई। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने बताया कि उसका नाम नीतू है। उसने उससे कहा कि चलो हम लोग मिलकर कुछ खेलते हैं, मैं तो आज बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो उसने बताया कि उसके घर के बगल वाले घर में भी एक लड़की रहती है जो कि उसकी ही उम्र की है, चलो हम लोग क्यों ना उसको भी बुला लेते हैं। और फिर उसने कोमल से कहा आपकी बहन को भी बुला लेते हैं, हम चारों मिलकर खेलेंगे। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और फिर उसने अपनी बहन को बुला लिया और वह जाकर अपनी उस सहेली को बुला लाई जिसका नाम नेहा था। उसने देखा कि नेहा बहुत ज़्यादा उदास जैसी दिख रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते हैं, क्योंकि उसे उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान भी दिख रहे थे। उसकी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे वो समझ गई कि शायद इसके मम्मी पापा इसकी बहुत पिटाई लगाते होंगे, इसी वजह से इसकी ऐसी हालत है। लेकिन वह सब भूलकर वो सब एक साथ खेलने लगी कि तभी कोमल की मम्मी आ गई और वह जबरदस्ती उसे और उसकी बहन को घर बुला ले गई। वह उससे कहने लगी कि उन लड़कियों से दूर रहा करो, उनके साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मम्मी से कहा कि मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और फिर आखिर उन लोगों से मैं दूर क्यों रहूँ, वह तो हमारे पड़ोसी हैं। इस पर उसकी माँ ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, पर वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन बस कुछ देर के लिए ही उनके साथ खेला करो। उसने उनकी बात में हामी भर दी और चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और उसने नोटिस किया था कि उसके घर में भी शाम होते ही कई सारे आदमियों की भीड़ लग जाती थी, और इसके अलावा जो उसके बगल का घर था और सामने वाला घर, वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी खड़े हो जाते थे और फिर एक एक करके उनमें से कुछ लोग अंदर जाते तो कुछ लोग वापस लौट जाते। आखिर यह सब क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस बात का पता वो खुद से लगा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि शाम को तो उसके मम्मी पापा घर के दरवाजे पर ही बैठे होते थे, जिसकी वजह से वो घर से बाहर जाकर भी नहीं देख सकती थी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। एक दिन रात को जब वो गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसे अचानक पड़ोस वाली लड़की नेहा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो तुरंत ही चौंक कर उठ गई। जब उसे 2-3 बार उसके चीखने की आवाज़ आई तो उससे
रहा नहीं गया और वो तुरंत ही घर से बाहर की तरफ भागी। उस वक्त वो यह तो भूल ही चुकी थी कि यह आधी रात का वक्त है। वो तुरंत ही दौड़कर उसके घर के पास पहुंची और फिर उसने सामने खिड़की से जो नज़ारा देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। उसके खुद के पापा नेहा के साथ जो भी कुछ कर रहे थे उसने उसके होश उड़ा दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस सब को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई और वापस अपने घर लौट आई। लेकिन उसने वहाँ जो कुछ भी देखा, इस तरह की चीज़ उसने अपनी छोटी बहन के साथ और सामने जो उसकी एक और पड़ोस में लड़की रहती है नीतू, उसके साथ भी देखी थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि कोई भी कैसे भी करके उसे इस सब के पीछे का क्या मकसद है यह बता दे। उसने सोचा कि कल वो इस बारे में नीतू से पूछेगी, क्योंकि नेहा तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है। शायद वह अपने मम्मी पापा से हद से ज़्यादा डरती है, जिस वजह से उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके पूछने पर उसे कुछ भी बताती। अगले दिन जब वो स्कूल से लौट कर आई तो उसने देखा कि उसकी बहन घर पर नहीं थी। उस वक्त उसके मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। उसे समझ नहीं आया कि वह घर छोड़कर आखिर कहाँ चली गई। फिर उसने सोचा कि यह लोग कभी कभी उसके घर के पीछे जो खेतों का एरिया था उस तरफ निकल जाया करते थे। वहाँ पर बहुत घनी घनी झाड़ियाँ थीं, इसीलिए वो तुरंत ही अपने स्कूल के कपड़े बदल कर उस तरफ चली गई। और जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। वह लड़का उसकी बहन को मोबाइल में कुछ दिखा रहा था, जिसमें उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो जैसे ही उनके सामने पहुंची उसे देखकर वह दोनों दंग रह गए और वह लड़का तुरंत ही अपना मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। इस पर उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी बहन से बहुत पूछा कि तुम उस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही थी और वह तुम्हें अपने मोबाइल में क्या दिखा रहा था। पर उसने उसे झूठा बहाना बनाकर कह दिया कि वह मुझे कुछ फनी वीडियो दिखा रहा था। इतना कहकर वह वहाँ से तुरंत ही भागकर घर चली आई। वो भी उसके पीछे पीछे चली आई। जब वो अपने घर के पास पहुंची तो उसने उसी लड़के को नीतू के घर पर देखा। उसने सोचा कि वो इस लड़के से ही पूछती है कि वह उसकी बहन को क्या दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ भी कहने के लिए नीतू के घर के अंदर जाती, उसने नीतू की माँ को उस लड़के से कहते सुना कि जो तुम उस रिंकी को दिखाकर सिखा रहे थे वही तुम मेरी नीतू को भी सिखा दो। इस पर वह लड़का कहने लगा कि यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं होता है। रिंकी की माँ ने तो मुझे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं उसे यह सब दिखाकर सिखा रहा था। तुम भी मुझे पैसे दोगी तो मैं नीतू को भी दिखाकर सिखा दूंगा। इस पर उसने देखा कि नीतू की मम्मी ने उस लड़के को तुरंत ही 500 रुपये निकाल कर दिए और फिर वह लड़का नीतू को कमरे के अंदर ले गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह बड़े ही गुस्से में बाहर निकला, क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया था। उसने कहा कि नीतू को मैं यह सब नहीं सिखा सकता, क्योंकि तुम्हारी लड़की बिल्कुल दिमाग से पागल है। देखो, उसने गुस्से में मेरा फ़ोन तोड़ दिया। इसके बाद वह तुरंत ही दौड़कर घर से बाहर चला गया और नीतू की मम्मी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी कि अगर तू यह सब नहीं सीखेगी तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। नीतू का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उसका जी तो चाह रहा था कि वो अपनी नीतू को उसकी माँ से बचा ले, लेकिन डर के मारे उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और वो वापस अपने घर लौट आई। उसके लिए यह सब कुछ इतना रहस्यमय होता चला जा रहा था कि सोच सोच कर उसके दिमाग की नसें फटी जा रही थी। पर वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके इन सारे सवालों का जवाब देता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। एक तरफ तो वो सोच रही थी कि उसने उस दिन जो कुछ भी नेहा के साथ होते देखा और उससे जुड़े जितने भी सवाल थे वह वो नीतू से पूछ लेगी। लेकिन अब तो नीतू की उस दिन की पिटाई के बाद से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वह अब घर से निकल ही नहीं रही थी, इसीलिए वो उससे भी कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जब वो स्कूल से वापस लौटी तो देखा कि उसके घर के बाहर बुरी तरह से नीतू, नेहा और उसके घर वालों ने हंगामा मचा रखा था,
क्योंकि वहां पर पुलिस आई हुई थी। यह सब देखकर वो बुरी तरह से डर गई और तुरंत ही दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी माँ ने उसे घर के अंदर जाने को कह दिया, जिससे वो घर के अंदर आ गई। लेकिन अपने कमरे की खिड़की से वो सब कुछ देखने लगी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पुलिस वाले किसी बात को लेकर इन सब लोगों से उनके घर की तलाशी लेने की बात कर रहे थे, लेकिन किस बात को लेकर यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मोहल्ले के सभी लोग एकजुट होकर पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा जिद की तो नीतू की माँ ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह खुद को यहीं पर ख़त्म कर लेंगी। और यह कहते हुए उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, जिससे पुलिस वाले घबरा गए और फिर वह वहां से चले गए। जब उसकी मम्मी घर के अंदर आई तो उसने पूछा कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी। तब उसकी माँ ने बताया कि दरअसल नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही है। यह बात सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। नेहा उन सबको छोड़कर जा चुकी थी। यह सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। उसकी माँ कहने लगी कि पुलिस वाले इस बात का इल्ज़ाम हम सब पर ही लगा रहे थे। उसने अपनी मम्मी से कहा कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, नेहा के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तो उसकी मम्मी कहने लगी, हो ना हो उसके खुद के माँ बाप ने ही उसे ख़त्म कर दिया होगा। यह सुनकर तो उसे झटका जरूर लगा था, लेकिन उस रात उसने जो कुछ भी नेहा के साथ होते हुए देखा था उससे ऐसा लगा कि शायद उसकी माँ ठीक ही कह रही है। लेकिन उसकी माँ ने तुरंत ही उसे सख्त हिदायत दी कि अगर पुलिस दोबारा यहाँ आती है तो वो उनके सामने हरगिज़ भी नहीं जाएगी। उसने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। वो और नीतू इस बात से बहुत दुखी थे कि नेहा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। उसने नीतू से पूछा कि तुम्हारी माँ उस दिन तुम्हें उस लड़के के मोबाइल में क्या सीखने को कह रही थी। यह बात सुनकर नीतू भी घबरा गई और वह कहने लगी कि मैं वह सब तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। उसने कहा तो कम से कम तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे हाथ पर यह निशान किस लिए है, क्योंकि ऐसे ही निशान मैंने नेहा के हाथ पर भी देखे। इस पर भी नीतू ने कहा कि तुम मुझसे यह सब कुछ मत पूछो, वरना मेरी माँ मुझे घर में कैद कर देगी और फिर वह मुझे कई दिनों तक खाना भी नहीं देगी। उसने नीतू से कहा कि तुम तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके ही माँ बाप ने उसके साथ कुछ किया है। इस पर नीतू ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, और उसके बाद उसने उसे जो बताया वो हैरान रह गई। उसने कहा कि दरअसल वह लोग नेहा के सगे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने नेहा को गोद लिया था। जब उसने नीतू के मुंह से यह बात सुनी तो वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे उन लोगों का ही हाथ था। लेकिन अगर उस दिन पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए आई थी तो उसकी माँ और नीतू के घर वाले भी नेहा के मम्मी पापा को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। उस दिन तो यह लोग एकजुट होकर पुलिस वालों के खिलाफ खड़े थे, जबकि वैसे तो उसने देखा है कि यह लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। उसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद एक गुत्थी उलझती ही जा रही थी। इधर पुलिस वाले बार बार जांच करने के लिए आ रहे थे, पर वह लोग एकजुट होकर उन लोगों को वापस भेज देते थे। वो कई बार हिम्मत जुटाती कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन कोमल अपनी माँ के डर के कारण वो घर से बाहर कदम ही नहीं रख पा रही थी। इसी सबके बीच उसने एक और ऐसा राज जाना जिसने उसे हैरान कर दिया। वह यह था कि उसकी बहन रिंकी उसकी सगी बहन नहीं थी। उसे भी कोमल के माँ बाप ने कहीं से गोद लिया था और उससे झूठ कह दिया था कि वह कोमल की सगी छोटी बहन है।
इधर कुछ दिनों के बाद उसके मम्मी पापा और नीतू के पेरेंट्स और नेहा के मम्मी पापा से झगड़ा हो गया। वह लोग एक साथ मिलकर नेहा की मौत का जिम्मेदार उसके माँ बाप को ठहराने लगे थे। इस पर कोमल की माँ ने कहा कि वह लोग उनसे जलते हैं क्योंकि उनके पास रिंकी है और इस वक्त वह सारे यात्रियों को अपने घर पर बुलाने में कामयाब है, जबकि उनके यहाँ कोई भी नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास रिंकी जैसी लड़की नहीं है। यह सब सुनने के बाद उसने अपनी बहन से कई बार पूछने की कोशिश की कि आखिर मम्मी पापा तुमसे ऐसा क्या करवाते हैं, पर वह तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे मम्मी पापा ने पूरी तरह से अपने बस में कर रखा था, जिस वजह से वह उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती थी और वो यह सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि यह सब यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी बीच एक दिन अचानक ही उसे खबर मिली कि किसी ने उसकी छोटी बहन रिंकी को मार दिया है। यह खबर सुनकर उसके मम्मी पापा तुरंत ही खेतों की तरफ दौड़ कर गए और जब वहां देखा तो सच में रिंकी उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। कुछ देर के बाद ही वहां पर पुलिस आ गई और फिर वह सभी से पूछताछ करने लगी, जिस पर कोमल की मां ने नीतू की मां पर, नेहा की मां पर इल्जाम लगाया कि इन दोनों में से ही किसी ने रिंकी को खत्म कर दिया है, क्योंकि वह लोग उसकी मां से जलने लगे थे क्योंकि उसकी मां दिन रात मुनाफा ही मुनाफा कमा रही थी। इसलिए जलन के कारण उन्होंने उनसे रिंकी को छीन लिया। पुलिस वाले उन सभी को पकड़कर अपने साथ ले गए। इधर वो घर पर अकेली थी। शाम को जब उसकी मां लौट कर आई तो बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर वह उसे समझाते हुए कहने लगी कि देखो, अगर पुलिस वाले तुमसे कुछ भी कह दें तो तुम उनसे यही कहना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हें तो माँ घर से बाहर निकलने ही नहीं देती और तुम्हारा दिन का समय स्कूल में जाता है और शाम होते ही तुम अपने कमरे में कैद रहती हो, इसीलिए तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी माँ ने उसे डराते हुए कहा कि अगर तुमने इसके अलावा एक भी इधर उधर की कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो कोमल ने अपनी माँ से कह दिया ठीक है, लेकिन जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई तो उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि शायद नेहा या नीतू के घर वालों में से ही किसी ने रिंकी के साथ यह सब किया है। फिर वह उससे कहने लगे कि बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन उसने पुलिस अंकल से कहा कि मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर वह लोग पहले तो थोड़ा हैरान हुए और फिर कहने लगे कि हाँ बताओ, तुम हमें क्या बताना चाहती हो। कोमल ने कहा कि दरअसल रिंकी मेरी सगी बहन नहीं थी और नेहा भी उन लोगों की सगी औलाद नहीं थी। वह लोग नेहा को भी कहीं से गोद लेकर आए थे। यह सच सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उसके बाद उसने उनसे कहा कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि दरअसल एक रात मैंने नेहा की बहुत तेज चीखों की आवाज़ सुनी थी और जब मैं दौड़कर गई तो मैंने देखा कि नेहा के पापा उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा सा इंजेक्शन लगा रहे थे। उस वक्त उसने नेहा के हाथ पर बहुत बड़े बड़े निशान देखे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसको वह इंजेक्शन कई बार लगाए गए हैं, जिससे उसके ऐसे निशान पड़ गए थे। उसके बाद ही उसे याद आया कि ठीक ऐसे ही निशान उसने अपनी बहन रिंकी के हाथ पर भी देखे थे और नीतू के हाथ पर भी, लेकिन उसने इन दोनों से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की कि आखिर यह निशान किस चीज़ के हैं और यह इंजेक्शन उनको क्यों दिया जाता है, पर उन्होंने आज तक उसे डर के मारे कभी कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि बेटा, तुमने हमारी इस सब में बहुत बड़ी मदद की है, इसीलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम अब अपने घर पर सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें हम फिलहाल के लिए अपने पास ही रखेंगे। 2-3 दिन के बाद जब उसकी बहन रिंकी की रिपोर्ट और नेहा की सारी रिपोर्ट आ गई तो उसमें उसकी इंजेक्शन वाली जो बात थी वह सच साबित हुई। उसके बाद उसके नीतू और नेहा के मम्मी पापा से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल नेहा की मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि उसके साथ एक बार में ही कई बार गलत काम हुआ था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। और इधर रिंकी को जलन की वजह से नेहा के
माँ बाप ने ही अपने रास्ते से हटा दिया था और वो जो इंजेक्शन इन लड़कियों को दिए जाते थे वो हार्मोनल इंजेक्शन थे, ताकि वक्त से पहले ही वो लड़कियां बड़ी हो जाएं। जब सारी चीज़ क्लियर हो गई तो उसने पुलिस अंकल से पूछा कि आखिर इन लोगों ने यह सब क्यों किया। उसके बाद उसे पुलिस अंकल ने जो कुछ बताया उसे सुनकर वो दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि दरअसल उसके पिता जिस समुदाय से आते हैं उसमें एक रिवाज चलता है जिसके तहत वह लोग अपने घर की लड़कियों से इस तरह का काम करवाते हैं, जिसके लिए वहां पर आने वाले लोग उनकी लड़कियों को पसंद करते हैं और जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती है। यह काम गलत है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए ही जिनके घरों में खुद की लड़कियां नहीं होती वह लोग दूसरी लड़कियों को अनाथालय से गोद ले आते हैं। जिस तरह से तुम्हारी बहन को तुम्हारे माँ बाप ने अपनाया था और नीतू भी उन लोगों की सगी औलाद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लड़कियां छोटी होती हैं तो उन्हें जल्द ही बड़ा करने के लिए उनके साथ ऐसा करते थे। नीतू को भी इन लोगों ने अनाथालय से गोद लिया था, जबकि नेहा के साथ ऐसा नहीं था। उसने कहा तो फिर नेहा यहाँ कैसे आई? तो पुलिस अंकल ने बताया कि नेहा को उसकी ही माँ ने इन लोगों के हाथों बेच दिया था। यह सुनकर तो उससे गहरा धक्का लगा कि कोई सगी माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस अंकल ने बताया कि नेहा की माँ ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेहा के पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, जिसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और फिर वह अपने नए पति के साथ नया जीवन बसाना चाहती थी, जिस वजह से वह नेहा से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ऐसा रास्ता अपनाया और इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस बेचारी छोटी सी बच्ची की जान ले ली। पुलिस अंकल ने बताया कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उसकी पहचान के लिए वह लोग अपने घरों के बाहर एक प्लास्टिक की गुड़िया को टांग कर रखते थे, ताकि वहां आने वाले लोग दूर से ही उस घर को पहचान जाएं, जहां पर उनका मकसद पूरा हो सकता था। कोमल ने कहा कि अब मुझे समझ आया कि मेरी नानी मेरे पापा को पसंद क्यों नहीं करती थी और किस वजह से उन्होंने कभी भी मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वह मुझे इस बुराई से बचाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मैं उन्हें गलत समझती रही। मुझे लगा कि वह मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी पसंद से मेरे पिता से शादी की थी, जिस वजह से वह मेरे पापा को पसंद नहीं करती हैं और उन्हें अपनी औलाद से दूर रहने का दुख देना चाहती हैं, जबकि वह तो मुझे एक बहुत बड़े दलदल से बचाकर रखे हुए थी। पुलिस अंकल ने कहा कि नीतू के पेरेंट्स का पता करने के बाद हम उसे उसके घर वालों के पास वापस भेज देंगे। इन लोगों को उनके किए की जो भी सजा होगी वह भी हम इन्हें दिलवा कर रहेंगे। उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। उसके बहुत कहने पर उन्होंने उसे एक एनजीओ के हाथों सौंप दिया, जहाँ पर रहकर उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की और वहाँ जो भी स्किल सिखाई जाती थी उन्हें भी अच्छे से सीखा और आज वो एक टीचर बन चुकी है और बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाती है और उन्हें यह समझाती है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी ना जाने ऐसी कितनी ही बुराइयां हैं जो परंपराओं और रिवाजों के नाम पर धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, जिसमें किसी को कुछ भी गलत नज़र नहीं आता और जिनकी वजह से ना जाने कितनी ही लड़कियों को अपना बचपन, अपना जीवन खो देना पड़ता है और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, परंपराओं और रिवाज में कोई बुराई नहीं है जब तक कि वह किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते हैं। परंपराएं इंसान को उनके नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि नैतिक मूल्यों को गिरा देने के लिए। सिर्फ परंपराओं के नाम पर किसी भी इंसान के जीवन से खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा पाप होता है और समय के साथ कुछ परंपराओं को बदल देने में ही समाज का भला होता है, क्योंकि हर परंपरा सही हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए समाज के हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए ताकि वह यह जान सके कि कौन सी परंपरा सही है और कौन सी गलत, और जो रिवाज हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं हैं उन्हें हमें तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।